नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल, स्टार लगा लो इसके ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो पहली बात तो ये कि इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल, डाई मतलब दो, डाई का मतलब क्या होता है, दो। तो अगर हम दो इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट नेचर के चार्जेस को बिल्कुल पास पास रख देते हैं, कहां पे रखना है, बिल्कुल क्लोज, पास पास रखना है, तो वो जो सिस्टम बन जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल की एक कंडीशन है, दोनों चार्ज बराबर होने चाहिए लेकिन अपोजिट नेचर के होने चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये काफी कम होनी चाहिए। ये नहीं कि एक को यहां पे रख दिया, एक को आपने 1 किलोमीटर दूर रख दिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल पास पास होनी चाहिए चार्ज, है ना। तो सिस्टम का ही नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, वेरी स्मॉल, ठीक है। क्या रियल में ये एग्जिस्ट करते हैं, हाँ जी रियल में एग्जिस्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे HCl मॉलिक्यूल है ना, आपको पता है जो HCl मॉलिक्यूल है उसके अंदर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस E चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस E चार्ज होगा। अब इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों पे जो चार्ज है वो है तो बराबर ही, इस पे प्लस E इस पे माइनस E, लेकिन अपोजिट नेचर का है और साथ में इनके बीच में, इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस भी काफी कम है। तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जांपल हो गया। तो रियल में होते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक डायपोल की फॉर्म में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो जब भी आप कोई कैलकुलेशंस वगैरह करते हो, किसी कोई भी मटेरियल उसका बिहेवियर समझते हो, तो कई बार उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाते हैं, तो उसका बिहेवियर समझना जरूरी है कि डायपोल किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसके लिए कुछ बेसिक चीजें और देखो। ये जो डायपोल है इसके दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, उसका भी एक नाम होता है। ये वाली जो लाइन है इसका नाम होता है डायपोल एक्सिस। क्या नाम है इसका, डायपोल एक्सिस। और इस डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलेंगे इसको, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, या इक्वेटोरियल एक्सिस भी बोल देते हैं इसको। ये तो क्या है, ये वाली लाइन क्या है, डायपोल एक्सिस, और ये इसके परपेंडिकुलर जो सेंटर से पास होने वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और ये हो गया सेंटर ऑफ द डायपोल, इसको मैं O से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये हो गया सेंटर, और दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको भी हम नॉर्मली 2a से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसको 2a क्यों लिखा, सिंपल a ही लिख देते। देखो जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो जितनी भी डिस्टेंस है आपको डायपोल के सेंटर से मेजर करनी होंगी। तो जैसे इस चार्ज की दूरी बतानी हो सेंटर से, तो अगर इसको 2a मान रखा है तो इसको सिंपली a बोल सकते हो, इस वाले डिस्टेंस को भी a बोल सकते हो, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी अपनी। तो इजी करने के लिए कैलकुलेशन को हमने इस टोटल डिस्टेंस को क्या लिया हुआ है, 2a लिया हुआ है, ठीक है। तो ये डायपोल के बारे में बेसिक नॉलेज हो गई। अगर मैं आपको बोलूं कि डायपोल का टोटल चार्ज बताओ कितना है, बता सकते हो, टोटल चार्ज ऑफ ए डायपोल कितना होगा, बोलो। डायपोल में एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, टोटल चार्ज कितना होगा, बोलो, 0। नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0। तो क्या अगर टोटल चार्ज 0 है तो क्या इसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके आसपास, क्योंकि दोनों चार्ज एक पॉइंट पे नहीं है। अगर ये एक ही पॉइंट पे होते, उसी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रखा, उसी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज, तो दोनों चार्ज आपस में कैंसिल, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैंसिल। लेकिन एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे दूर है, तो इसलिए इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों चार्जेस का जो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एकदम परफेक्टली कैंसिल नहीं होगा चारों तरफ। कोई कोई पॉइंट पे हो सकता है लेकिन चारों तरफ नहीं होगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं होगा, है ना। इसलिए आपको इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अब हम उसकी कैलकुलेशन करके देखेंगे, स्पेशली हम 2 पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, एक तो डायपोल एक्सिस के ऊपर और एक इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। इन 2 जगहों पे हम स्टैंडर्ड कैलकुलेशन अपनी यही होती है कि एक तो डायपोल एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और एक इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो कैलकुलेट करके बता दो, है ना। तो वो दोनों चीजें हम कैलकुलेट करके देखेंगे इसके लिए। अच्छा, उससे पहले एक चीज और, जब भी आप इलेक्ट्रिक डायपोल को रिप्रेजेंट करते हो तो उसके साथ में एक टर्म और रिप्रेजेंट की जाती है, एक चीज और उसके साथ में डिफाइन की जाती है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो ये क्या चीज है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को बताने वाली टर्म होती है। किस चीज को बताने वाली, इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को बताने वाली टर्म होती है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ प्रोड्यूस कर सकता है।
अगर मान लो कोई पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला डायपोल होगा, मतलब ऐसा डायपोल जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। मतलब आप ये बोलो या ऐसे समझो इसको कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की स्ट्रेंथ को बताना हो तो उसके लिए हम इस टर्म को डिफाइन करते हैं। इसको देख के हम बता सकते हैं कि जिस डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने चारों तरफ, और जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कम होगा वो कम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये वो वाली टर्म होती है। कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको, तो बिल्कुल सिंपल है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2A। Q मतलब इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ले लो और उसको इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा अपने पास, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। मैंने बोला ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन किधर होती है, हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। याद रखना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा डायपोल के नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल के नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मानी जाती है। फ्रॉम, डायरेक्शन किधर होगी बोलो, डायरेक्शन किधर लेनी है, फ्रॉम -Q टू +Q। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ आपको डायरेक्शन कंसिडर करनी है। ठीक है, और एक चीज और याद रखो, इसकी ऐसा यूनिट बहुत बार पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो कूलाम मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। छोटे क्वेश्चन बनेंगे तो क्या क्या पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का टोटल चार्ज कितना होगा, 0, पहला छोटा क्वेश्चन। दूसरा, क्या इलेक्ट्रिक डायपोल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हाँ जी होता है। तीसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू 2A। डायरेक्शन क्या होगी, -Q से +Q की तरफ। छोटा क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट क्या होगी, तो क्या यूनिट होती है, कूलाम मीटर। ठीक है, तो इतनी बातें हमको पता होनी चाहिए डायपोल के बारे में, फिर हम इसके लिए कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसके लिए दो स्टैंडर्ड पॉइंट्स के ऊपर, एक तो डायपोल एक्सिस के ऊपर और एक इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके दिखाऊंगा, तो उसकी कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में है, पूरा डिटेल में हम लोगों को वो पढ़ना है। जैसे एक डायपोल मैंने दिखा रखा है और इसकी जो एक्सियल लाइन है, ये वाली जो लाइन होती है ना, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसके ऊपर कोई पॉइंट मान लिया हमने, सपोज करो A, और इस A पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करके बताना है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है। पहले तो ये बताओ कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, -Q से +Q की तरफ। ये मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखा दी। फॉर्मूला याद है क्या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, क्या होता है, P = Q इंटू 2A। याद रखना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है Q इंटू 2A। 2A क्या है यहाँ पे, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द डायपोल मान लो। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे, ये बता देते हैं। तो ये डायपोल के सेंटर से किसी r डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, डायपोल के दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2A है, और जो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है वो डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, सिंपल एकदम। तो सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। अब A पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो इसके लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। कौन सा प्रिंसिपल यूज करना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो ये बोलता है कि सबसे पहले तो बारी बारी इन दोनों चार्जेस का अलग अलग A पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लो, और उसके बाद में उसका वेक्टर एडिशन कर लो। कौन सा एडिशन करना है, वेक्टर एडिशन करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस A पॉइंट से कितना दूर है। हाँ भाई, सेंटर से A पॉइंट की दूरी हो गई R, और ये हाफ डिस्टेंस, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस को 2A बोला है, तो ये हाफ डिस्टेंस कितनी होगी A। तो पॉजिटिव चार्ज A पॉइंट से कितना दूर हुआ, R + A डिस्टेंस पे हुआ। अब आपको डिस्टेंस भी पता है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी पता है। चार्ज कितना है Q, डिस्टेंस कितनी है R + A, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा A पॉइंट पे, इजीली बता सकते हो। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा KQ बाई, फॉर्मूला होता है ना KQ/R²। R किस जगह क्या लेना पड़ेगा, R + A लेना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है, R + A के बराबर है। आई बात समझ में, ठीक है, बिल्कुल आसान। अच्छा, इसको यहाँ पे विद डायरेक्शन भी दिखा देते हैं। पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिखाते हैं, हमेशा आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना होता है।
तो पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे नेगेटिव चार्ज से ये पॉइंट कितना दूर है देख के बताओ। नेगेटिव चार्ज से ये पॉइंट कितना दूर है देख के बताओ। ये दूरी r, ये a माइनस कर दो r में से a को, तो ये दूरी कितनी आएगी r माइनस a आएगी। भाई यहां से यहां तक की दूरी r है, उसमें से a माइनस कर दोगे, ये हाफ डिस्टेंस a है, तो ये दूरी आ गई r माइनस a। तो बताओ इस नेगेटिव चार्ज के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, बोलो। KQ बाई r माइनस a का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। आ गया दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर। अच्छा, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड चार्ज की तरफ लेना है। तो ये लो जी, चार्ज की तरफ हमने नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर लिया। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसका मतलब अगर इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बताना है तो हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आप उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ठीक है। इस ए पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसको लिख देते हैं ई नेट इक्वल टू, अब इनमें से ज्यादा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो पॉइंट है ये इस नेगेटिव चार्ज के ज्यादा करीब है, तो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम रहेगा। तो E माइनस क्यू में से आपको माइनस करना पड़ेगा E प्लस क्यू। नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ज्यादा है, पॉजिटिव का कम है, तो ज्यादा में से कम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कर देंगे। इन दोनों टर्म्स को माइनस करो आपस में, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो KQ दोनों में है तो KQ तो कॉमन ले लिया, और इधर आएगा 1 अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर, ऐसा कर दिया। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, इधर करते हैं। देखो देखो हमने लिखा ई नेट इक्वल टू KQ, एलसीएम कितना लूं, यह आएगा r माइनस a का स्क्वायर इंटू r प्लस a का होल स्क्वायर, इधर क्या आएगा r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। अब नीचे देखो क्या लिखा, r माइनस a इंटू r प्लस a, ये तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे नीचे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों टर्म्स का स्क्वायर था। इसको ओपन करो, क्या आएगा, यह आएगा आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar, यह आएगा आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar। देखो लेकिन बीच में माइनस है, तो आर स्क्वायर और a स्क्वायर वाली जो टर्म्स है दोनों में, वो तो हो जाएंगी कैंसिल। इसका 2ar और इसका माइनस का 2ar, ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गया, तो कितना हो गया 4ar बन गया। एक तरह से समझ गए बात, क्या बना 4ar, बाकी चीजें कैंसिल। तो ये आ गया अपने पास में। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। देखो KQ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4ar को 2a इंटू 2r, इसको मल्टीप्लाई करके देखो आपस में क्या आता है, 4ar ही आ रहा है ना, एक ही बात है, ऐसा लिख सकते हो। नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ऐसा लिखने का रीजन क्या है वो देखो, Q इंटू 2a को मिला के आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो छोटा कर सकते हैं ना फॉर्मूले को, इसलिए ऐसा किया है। तो E नेट इक्वल टू K, इसको मिला के क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इंटू 2r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। अब जब भी हम डायपोल की डेफिनेशन बताते हैं तो हम क्या बताते हैं कि डायपोल के दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस काफी कम है। तो एक्चुअल में ये जो a है, यानी कि दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2a होती है, उसका हाफ हो गया a, तो ये a है ना, ये r की कंपैरिजन में काफी छोटा होगा। डायग्राम में भी आप देख सकते हो r की कंपैरिजन में a क्या है, बहुत छोटा। तो आर स्क्वायर की कंपैरिजन में a स्क्वायर क्या होगा, नेग्लिजिबल, तो इसको हटा दो, तो क्या बचा आर स्क्वायर और उसकी पावर 2 यानी r पावर 4, लेकिन एक r ऊपर भी है, तो r से r कैंसिल करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 2kp अपॉन r³ आ जाएगा। तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर। मतलब अगर हमें डायपोल की एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 2kp अपॉन r³। और डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा था, E प्लस क्यू या E माइनस क्यू,
ई माइनस क्यू ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम वाला माइनस करोगे तो रिजल्टेंट आएगा बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में, इधर आएगा। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी यही है, देखो देखो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है ना, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी है। तो आप एक काम कर सकते हो, इस फॉर्मूले को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो ना, तो इधर ई के ऊपर और इधर पी के ऊपर वेक्टर सिंबल लगा दो, तो पी की जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर की जाएगी एक्सियल लाइन के ऊपर, ये इसका मतलब हुआ। आया समझ में? ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ए इज, मैं लिख भी देता हूं, ए इज अलोंग पी, मतलब जो पी की डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी डायपोल के लिए, उसी डायरेक्शन में एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ये इस डेरिवेशन का मतलब निकला और इस कैलकुलेशन का मतलब निकला यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, इस पर डायरेक्टली न्यूमेरिकल बनेंगे कि एक डायपोल दे देगा, उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा, है ना, तो उसको मतलब अगर कोई न्यूमेरिकल है तो उसमें आपको पी की वैल्यू दे रखी होगी, के आपको पता ही है 9 × 10⁻⁹ लेते हैं, आर की वैल्यू हमें गिवन होगी, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है। ठीक है, तो इस पर कोई डाउट है तो बता दो, एक बार देख लो आराम से, पूरा डेरिवेशन बोर्ड पे लिखा हुआ है, कोई भी स्टेप में डाउट या कंफ्यूजन है तो बताओ एक बार। चले फिर आगे देखो, इसी तरीके से अब हम एक और कैलकुलेशन करते हैं, डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके देखेंगे। कौन सी लाइन के ऊपर? इक्वेटोरियल लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है? डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली लाइन। ये जो डायपोल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है उसी को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो इस लाइन के ऊपर मान लो यहाँ पे पॉइंट है किसी r डिस्टेंस के ऊपर, डायपोल के दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना लेते हैं हम लोग नॉर्मली? 2a। तो हाफ डिस्टेंस को क्या हम a लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, ये वाली दूरी a, ये वाली दूरी a और ये वाली दूरी हमने r एज्यूम कर ली। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस पर। पहले तो ये देखो कि ये जो पॉइंट है ये इन दोनों चार्जेस से कितनी दूरी पे है, पहले तो वही पता कर लेते हैं। बताओ जरा देख के, ये दूरी a है, ये दूरी r है, तो ये वाली दूरी कितनी आएगी? बहुत टफ क्वेश्चन है, बताओ सोच के। ये a है, ये r है, तो ये कितना आएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो सिंपली, √r² प्लस a²। इसी तरीके से बताओ कि ये r है, ये a है, तो इस नेगेटिव चार्ज की इस पॉइंट से दूरी कितनी हुई? सेम, √r² प्लस a²। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो एक चीज नोटिस करो कि पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि चार्ज बराबर ही है, ये q है, ये -q है, बस नेचर अपोजिट है। बाकी दूरी ये भी √r² प्लस a² है और ये भी √r² प्लस a² है, मतलब बराबर ही है। तो जब चार्ज से दूरी बराबर हो, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? सेम ही आएगा ना। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मैं एक साथ ही लिख रहा हूं उसको, दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको एक साथ लिख देते हैं। तो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू यहाँ पे मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। क्या होगा फॉर्मूला? KQ/r²। तो KQ और डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आएगा r² प्लस a²। आया समझ में? E प्लस क्यू भी इतना ही आएगा और E माइनस क्यू भी इतना ही आएगा। तो ये दोनों जो चार्ज है उनके इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आ चुके हैं। अब डायरेक्शन और बताओ, चलो देख के बताओ डायरेक्शन। ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? आउटवर्ड, चार्ज से बाहर की तरफ जाना है। ये लो जी डायरेक्शन, ये आ गया E प्लस क्यू। नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लेना है? इनवर्ड, चार्ज की तरफ लेना है। ये लो जी चार्ज की तरफ ले लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया E माइनस क्यू। डायरेक्शन समझ में आ गई? अब इनके बीच का एंगल तो हमें पता नहीं है, दे ही नहीं रखा, तो हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? भाई इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, लेकिन इनके बीच का एंगल पता होता तो भी हम रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा देते, दो वेक्टर का एडिशन करने वाला। लेकिन अब दूसरा मेथड यूज कर लेते हैं, कंपोनेंट मेथड यूज करेंगे, उससे भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो अगर एंगल नहीं पता हो तो। हम ये वाला मेथड भी कई बार यूज कर लेते हैं। जैसे मान लो कि ये वाला जो एंगल है ये थीटा है इधर, तो ये थीटा है, तो देखो एक जेड बन रहा है ना इधर, तो ये वाला एंगल भी क्या आएगा? ये थीटा आएगा। ऐसे जेड बन गया, ये थीटा, तो ये भी थीटा, और ये थीटा है तो इसके वर्टिकली अपोजिट इधर ये वाला एंगल भी थीटा आएगा। अच्छा,
डायग्राम में ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एक जैसे ही है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो देखो एक जेड बन गया, इधर भी ये वाला एंगल भी क्या आएगा, थीटा। आया समझ में? तो एंगल हमने एज्यूम कर लिया, हमें एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पता है कि एंगल कितना है, लेकिन हमने कोई थीटा एंगल एज्यूम करके इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। अब एक चीज और बताओ, अगर हम कंपोनेंट्स करें ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू के, तो कोई भी वेक्टर हो उसका थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट क्या आता है, कॉस। तो ये जो ई प्लस क्यू है इसका थीटा से जुड़ा हुआ इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और दूसरे वाला जो कंपोनेंट है जो ऊपर की तरफ आएगा वो क्या आएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। ऐसे ही इस ई माइनस क्यू के कंपोनेंट करो, इधर जो कंपोनेंट आएगा थीटा से जुड़ा हुआ वो आएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और दूसरा ये जो कंपोनेंट आएगा इसका नाम क्या होगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। बोलो आया क्या? और ये दोनों कंपोनेंट भी एक दूसरे के देखो बराबर होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, है ना। इसका मतलब ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। भाई दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर है, ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू बराबर है, इसका मतलब ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा बराबर होंगे, तो ये तो हो गए आपस में कैंसिल। और ये दोनों कंपोनेंट देखो ये एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो इनको डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं, तो जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इन दोनों कंपोनेंट की वजह से आएगा, क्योंकि वो वाले कंपोनेंट तो आपस में कैंसिल हो गए। तो मैं लिख सकता हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जो मिलेगा वो मिलेगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ये अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और क्योंकि ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू बराबर है, इसका मतलब ये दोनों कंपोनेंट भी बराबर ही होंगे, भाई कॉस थीटा दोनों में सेम ही तो है, इसका मतलब ये आएगा 2e प्लस क्यू कॉस थीटा के बराबर। लिख सकते हो ऐसा, भाई ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू बराबर है, तो मैंने ई माइनस क्यू को हटा के ई प्लस क्यू लिख दिया, तो ये ऐड करके मैंने ऐसे लिख दिया, एक ही बात है। फिर अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखो कैसे वैल्यू पुट करनी है। ई प्लस क्यू कितना है देख के बताओ, ये रहा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। कोस थीटा कहां से लाओगे अब, तो डायग्राम से ले लो कोस थीटा। चलो बताओ देख के कि ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें ये एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा। एंगल के सामने वाली जो साइड है देखो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेनियस। तो बताओ कॉस थीटा क्या होगा, बताओ कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कौन है, ए, हाइपोटेनियस कौन है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही आएगा क्या। अब एक चीज और बताओ, ये देखो ऊपर क्या लिखा है, Q इंटू 2a, Q इंटू 2a, ये तो मिला के इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बन गया। याद है ना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, तो ये बन गया E नेट इक्वल टू K और Q इंटू 2a को मिला के मैंने P बोल दिया, डिवाइडेड बाई क्या लिखूं सोच के बताओ, हाँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, क्योंकि देखो अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, दोनों ऐड करोगे बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 लिखा जाएगा। इसको आया समझ में। फिर हमने ये यहाँ पे देखा कि दोनों जो चार्ज होते हैं ना डायपोल में उनके बीच की डिस्टेंस काफी कम होती है आर की कंपेरिजन में, ऐसा हम मानते हैं। तो ए की वैल्यू अगर काफी छोटी होगी आर की कंपैरिजन में तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर पावर 3/2 बन जाएगा। और अगर पावर की पावर दे रखी हो तो पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 इंटू 3/2 कितना आएगा बोलो सोच के। इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, देन बताओ क्या लिखूं, ई नेट इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर पावर 3/2, यानी कि ये बनेगा 2 इंटू 3/2 यानी कि 3। तो क्या आंसर आया, ई नेट इक्वल टू केपी अपॉन आर क्यूब आ गया। देखो एक्सियल लाइन पे कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल लाइन पे अभी फाइंड किया था ना 2 केपी अपॉन आर क्यूब, अभी कितना आ रहा है केपी अपॉन आर क्यूब, मतलब उससे हाफ आ रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी बन जाता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है कि एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा 2 टाइम्स होगा इक्वेटोरियल लाइन की कंपैरिजन में। अगर सेम डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं ना एक्सिस के ऊपर और इक्वेटोरियल लाइन पे सेम डिस्टेंस पे,
एक्सियल लाइन पे भी उतना ही डिस्टेंस पे पॉइंट होना चाहिए और इक्वेटोरियल लाइन पे भी उतना ही डिस्टेंस पे पॉइंट होना चाहिए। तो एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इक्वेटोरियल लाइन की कंपैरिजन में डबल आएगा, है ना। ये इसका रिजल्ट बना। और डायरेक्शन और बता दो चलो, इन दोनों का जब आप सम करोगे इन दोनों कंपोनेंट्स का, तो रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में आएगा? इसी डायरेक्शन में आएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है डायपोल के लिए? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो देख के बताओ, क्या जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है क्या वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है? देख के बताओ। ये तो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, अपोजिट आ गया ना। ये तो अपोजिट आ गया, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, यहां पे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आगे माइनस सिंबल लगाना पड़ेगा। कोई भी वेक्टर हो उसके आगे माइनस सिंबल लगाने से क्या होता है? डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, याद है ना। इसलिए हमें एक माइनस का सिंबल लगा के इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये रिलेशन भी याद रखो, अगर छोटा क्वेश्चन आएगा तो इसके ऊपर आएगा। डायपोल के ऊपर कई बार ये पूछ लेते हैं, एक्सी लाइन पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, उतने ही डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होगा, तो इजीली पता करके बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लो जी आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी एंड सी डी, ईच ऑफ डायपोल मोमेंट पी आर केप्ट एट एंगल 120 डिग्री एच शोन इन द फिगर। देखो डायग्राम में दो डायपोल दिखा रखे हैं। कहां पे दो डायपोल? थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो एक डायपोल तो ये है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका नेगेटिव चार्ज है। और दूसरा डायपोल ये है, ये वाला, ये इसका नेगेटिव चार्ज है और ये इसका पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ये दो डायपोल है, एक ऐसे और एक ऐसे, और दोनों एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पे रखे हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है जी। पूछा है व्हाट इज द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो इस सिस्टम का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताना है। दो डायपोल हो गए ना इसमें, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा वो बताना है, ठीक है। दूसरी चीज, इफ दिस सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई डायरेक्टेड अलोंग एक्स डायरेक्शन, मतलब यहां पे अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए एक्स एक्सिस के अलोंग, तो पूछा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। तो इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा और जो हाँ टॉर्क लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करके बतानी है। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल वेक्टर एडिशन यूज करना है। पहले तो ये देखो कि दोनों जो इलेक्ट्रिक डायपोल हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी। ये वाला डायपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आएगा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ, ऐसे आएगा। और दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल ये है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर आएगा, ऐसे ही आएगा ना। तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ देखो, एक वेक्टर ऊपर एक इधर, तो एंगल हुआ 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। अब दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, दोनों का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो P बता रखा है, सेम बता रखा है P। तो क्या आप इनका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हो? इजीली फाइंड कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पता है, इस वाले डायपोल का डायपोल मोमेंट ऊपर है, इसका इधर है, दोनों के बीच में एंगल 120 है। तो जब भी आप दो वेक्टर को ऐड करते हो तो रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला यूज करते हो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, लगा दो। तो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ, पहला जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो P है तो P का स्क्वायर, दूसरा भी P है तो P का स्क्वायर, प्लस 2P इंटू P इंटू कॉस 120 डिग्री। थोड़ा सॉल्व कर लो, अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब देखो ये cos 120 है ना, -1/2 होता है, तो माइनस तो आगे ले जाते हैं, और ये बन गया 2P स्क्वायर P इंटू P, और क्योंकि cos 120 क्या था -1/2, तो ये 1/2 इधर लिख दिया, माइनस आगे लगा दिया। तो 2 से 2 कैंसिल करोगे तो माइनस का P स्क्वायर आएगा, एक P स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना आया अपना, P आ गया। तो ये तो पहला आंसर हो गया। पूछ रहा है ना मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, तो इतना होगा, ठीक है, पहला आंसर। दूसरी चीज पूछी कि अगर मैं यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, अब ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाया इसने, एक्स एक्सिस के अलोंग, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, इधर लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं दिखा देता हूं, यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा तो इसके ऊपर एक टॉर्क भी लगेगा। अब ये डेरिवेशन अभी हम करेंगे, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं क्योंकि अभी हम इस डेरिवेशन को करने वाले हैं। तो टॉर्क आ जाएगा
पीई साइन थीटा। कैसे आया वो अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी जा रही है ना, एक तो भाई अभी जो हमने पढ़ लिया उससे रिलेटेड है, और ये एक फॉर्मूला आगे हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आ गया। अब इस फॉर्मूले के अंदर देखो क्या लिखा है, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा। पी मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और साइन थीटा में थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला यूज करना होता है टॉर्क के लिए। इसका डेरिवेशन देखेंगे अभी, तो इसकी ज्यादा टेंशन मत लेना कि सर ये कहां से आ गया, ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। अभी हम इसको एक बार यूज कर रहे हैं। तो टॉर्क इसने पूछा है कि भी जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है एक तो वो बता दो, और इसने पूछा कि इसके ऊपर टॉर्क लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। पहले तो ये बताओ कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वो किधर आएगा। एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर है, एक इधर है, तो इनका रिजल्टेंट बीच में कहीं आएगा। कितने एंगल पे आएगा, तो एकदम बीचों बीच आएगा दोनों के। क्यों, क्योंकि दो वेक्टर बराबर होते हैं तो रिजल्टेंट हमेशा बीच में आता है। तो देखो ये ऊपर ये इधर, तो ये पूरा एंगल 120 डिग्री है, तो हम पहले वाले वेक्टर से 60 डिग्री एंगल पे रिजल्टेंट ले सकते हैं, मतलब इधर आएगा रिजल्टेंट, ये आएगा नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इधर कैसे दिखाया मैंने, देखो ये क्या है, पहला वेक्टर ऊपर है, एक वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट एकदम बीच में आएगा। बीच में मतलब किसी भी एक वेक्टर 60 डिग्री एंगल पे ले लो इसको, तो इधर वाले से मैंने 60 डिग्री एंगल पे ले लिया, तो ये वाला एंगल 60 है। ये कितना हुआ, ये 30 हुआ, क्योंकि देखो ये पूरा एंगल कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 होगा ना, तो ये 60 है, तो ये कितना बचा 30 डिग्री। ये 30 डिग्री मैंने इसलिए यहाँ पे दिखाया है क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले के अंदर जो थीटा लेना होता है ना, वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल लेना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक डायपोल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है एक्स एक्सिस के अलोंग, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर है। एंगल कितना है इनके बीच में, 30 डिग्री है। दिख रहा है आपको, ये चीज समझ में आई क्या। जब हमने दोनों डायपोल्स का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऐड किया ना, तो वो रिजल्टेंट इधर आएगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, पी के बराबर। तो वो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इसने बोला कि एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उससे तो 30 डिग्री एंगल बना रहा है ना ये, इसलिए आपको एंगल क्या लेना है इसमें 30 डिग्री। तो मैं लिखूंगा नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ गया पी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ गया, और थीटा आपको लेना है 30 डिग्री। साइन 30 आपको पता ही है कितना होता है, साइन 30 बता दो 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू पीई, या PE/2 अपना आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया टॉर्क, ठीक है। और डायरेक्शन बतानी हो तो ये कैसे घूमेगा, मतलब टॉर्क का काम होता है किसी भी चीज को घुमाना। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो ना, तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है जो उसको रोटेट करता है, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो आ गया, डायरेक्शन कैसे बताओगे, तो देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। कोई भी दो वेक्टर हो, अगर आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करने पे क्या आता है, साइन थीटा आता है। तो जब आप इसको पी क्रॉस ई को ओपन करोगे तो क्या आएगा, पी ई साइन थीटा आएगा। ये फॉर्मूला आ गया ना वापस, तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अब आप बताओ कि अगर मुझे टॉर्क की डायरेक्शन बतानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पी और ई का क्रॉस प्रोडक्ट करके देखना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे देखते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल से। हम पहले वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को सीधा रखते हैं और दूसरे वाले वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाते हैं, तो हमें थंब रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। जैसे यहां पे देखो P किधर है, P इधर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो P की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को रखते हुए एक्स की डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की तरफ फिंगर्स को घुमाओ। थंब किधर पॉइंट कर रहा है, इनवर्ड, यानी कि यहाँ पे जो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी वो इनवर्ड आएगी। इनवर्ड मतलब देखो ये x है, ये y है, और इधर z होगा, तो इनवर्ड डायरेक्शन में कौन होगा, माइनस z एक्सिस, यानी कि अलोंग माइनस z एक्सिस, ये आएगा टॉर्क। P क्रॉस E की डायरेक्शन इनवर्ड आ रही है ना, इनवर्ड कौन होगा, तो क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से बताना है ना। देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में कौन होता है, z एक्सिस, लेकिन टॉर्क आया इनवर्ड, तो इधर z है तो इनवर्ड में कौन होगा, माइनस z होगा ना। एक साइड में z है तो इधर क्या होगा, माइनस z होगा, तो उसके हिसाब से अलोंग माइनस z एक्सिस क्या होगी, टॉर्क की डायरेक्शन मानी जाएगी। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है, छोटा सा क्वेश्चन है। टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलाम
10 microcoulomb are placed 5 millimeter apart. Determine the electric field at a point P on the axis of the dipole 15 centimeter away from its center on the side of the positive charge. एक तो डायपोल एक्सिस के ऊपर ये 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पॉइंट है, वहां पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड. दूसरा बताना है ए पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O on the line passing through and normal to the axis of the dipole as shown in figure. इस लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं क्योंकि जो डायपोल एक्सिस के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर लाइन होती है और सेंटर से पास होती है उसका नाम क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन. तो दो जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, एक तो एक्सियल लाइन के ऊपर और एक इक्वेटोरियल लाइन पे. क्या क्या गिवन है, तो चार्जेस बता रखे हैं प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलाम. चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बता रखा है 5 मिलीमीटर. तो ये 5 मिलीमीटर क्या दे रखा है, ये 2a की वैल्यू गिवन है. याद रखो डायपोल के दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, 2a बोलते हैं. तो इसका डबल मत कर देना, ये 2a ही दे रखा है आपको. पहले तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फाइंड कर लो, इसका कितना आएगा Q इंटू 2a. इस वाले फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे. हमें पूछा है कि एक्सियल लाइन के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो एक्सियल लाइन के ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, 2kp अपॉन r3. ये लगाते हैं क्या, k की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹. p की वैल्यू ये पुट कर देंगे q इंटू 2a. q कितना है, दोनों में से देखो एक पॉजिटिव चार्ज होता है डायपोल में, एक नेगेटिव, लेकिन आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होता है फॉर्मूले में. तो q होगा 10 और माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 और 2a कितना है 5 मिलीमीटर. तो 5 और मिली मतलब 10 की पावर -3. यूनिट्स आपको भी ऐसा यूनिट्स यूज करनी होती है, तो अगर मिली में माइक्रो में इनमें दे रखा हो तो चेंज कर लेना. डिवाइडेड बाई r3. r कितना है, तो इसने 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पूछा है. 15 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर क्यूब कर देंगे. तो ये तो आएगा अपना एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर इसने सेम डिस्टेंस के ऊपर इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है. अब हमको एक रिलेशन पता है कि एक्सिस के ऊपर और इक्वेटोरियल लाइन पे अगर सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो क्या रिलेशन होगा, एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 टाइम्स होता है इक्वेटोरियल लाइन की कंपैरिजन में. हमें तो इक्वेटोरियल लाइन एक्सिस पे जैसे कैलकुलेट हो ही जाएगा और इक्वेटोरियल लाइन पे पूछ रहा है, तो सीधा आपको क्या करना है, एक्सिस पे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका हाफ कर देना है. ये दूसरा आंसर आ जाएगा. इससे आया समझ में. तो पहले कैलकुलेशन यहां से करके जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो इक्वेटोरियल लाइन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा अपने पास. ठीक है, कंप्लीट कर लेना इसको. ये जो कैलकुलेशन है ये आपको खुद को ही करनी है, तो कैलकुलेशन करके इसको कंप्लीट कर लेना. ठीक है, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है, कर सकते हो आप. बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे. तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर. ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया. ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे. नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली है, जैसे कि इंपॉर्टेंट PYQs जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे. आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं. इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं. इसके अलावा आपको कंप्लीट NCERT सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के. ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं.